Jai Hind everyone, welcome back to our current affairs classes. Today we have 18 topic to discuss. जो first topic है that is the work together to uphold the spirit of constitution. President ने कहा है कल हम सेशन था पार्लियामेंट में तो here it is she is talking about the all organs of the government should work together so that we can be more efficient. जैसे judiciary हुआ, legislature हुआ and executive हुआ. Beside that she is also talking about the all section of the society should also work together ताकि आपस में division ना हो. तो constitution का भी philosophy यही है कि there should be the fraternity. हम लोग पढ़ते हैं preamble में ही. तो that is main thing. Then we will see that the Shinde quit as the CM succession जो puts of the government formation. तो government formation का क्या होता है कि पहले जो मेन डेट होता है जहाँ पे एक 5 साल का ड्यूरेशन होता है किसी भी असेंबली का, 5 साल के पहले इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट रिजाइन करता है, फिर न्यू गवर्नमेंट बनती है. आई थिंक 26 ही लास्ट डेट था, 5 ईयर कंप्लीट हो गया तो उनको रिजाइन देना था और उसके बाद तुरंत गवर्नर या तो प्रेसिडेंट को एक ओथ दिला देता है. अगर ओथ नहीं दिलाता है तो जो पुराना ही चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि अभी इन लोगों में डिस्प्यूट है, बीजेपी में, एनसीपी में एंड शिवसेना 3 पार्टी मिलकर बना रही हैं. अब कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको लेके आपस में अभी ये लोग जो भी डिस्कशन करना है वो कर रहे हैं. बिना गवर्नमेंट के जो स्टेट है उसको हम ऐसे नहीं रन करने देते हैं. देयर शुड बी द ऑलवेज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस द गवर्नर. और यूनियन लेवल पे क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. तो उन्होंने कहा कि आप केयर टेकिंग गवर्नमेंट तब तक रहिए. क्लियर हो रहा है. अब उन्होंने रिजाइन दे दिया बट ही विल बी द केयर टेकिंग गवर्नमेंट कंटिन्यूटी के लिए ताकि गैप ना आए. Then we will see that the deep depression over the Bay of Bengal likely to intensify the cyclone. तो डिप्रेशन के कारण क्या बनेगा, डिप्रेशन इंटेंसिफाई होने लगता है और उसके बाद साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है. साइक्लोन क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है. तो कितना टेम्परेचर चाहिए इसको फॉर्म होने के लिए, 26.5 to 27 यही होता है. ओके, तो दिस इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, साइक्लोन का पार्ट हो गया. Then we will see that the Supreme Court report on the Penyar water sharing between Tamil Nadu and Karnataka. तो this will be part of GS paper 2 inter-state water dispute. ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 प्रॉपर दिया है फॉर द इंटर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट. क्योंकि हमें पता है कि जो नदियां हैं उनकी बाउंड्री ना ही स्टेट इंटर स्टेट होगी, इंटर कॉन्टिनेंटल भी होती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आए, और इंटरनेशनल भी होता है, एक नेशन से दूसरे नेशन में आए. जैसे चाइना से इंडिया में, इंडिया टू पाकिस्तान, चाइना टू इंडिया, इंडिया टू बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र. तो ऐसे हम नेचर देखते हैं, तो इस पे हमेशा प्रॉपर लॉ होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पर्टिकुलर आर्टिकल 262 दे के रखा है फॉर दिस. देन वी विल सी दैट फ्रॉम ए रिपब्लिक टू ए रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल. फ्रॉम ए रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट शुड बी इलेक्टेड. यही होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था प्रीएम्बल में, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. तो वहां पे रिपब्लिक में यही पढ़ा था कि देयर शुड बी द इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, अदरवाइज मोनार्की होता है, मोनार्की में हेरिडेटरी होता है. तो यहाँ पे कह रहे हैं फ्रॉम ए रिपब्लिक टू ए रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल्स, जहाँ पे इलेक्टेड तो है गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट बट पीपल आर अनइक्वल है. अभी इसमें मेन डिस्कशन है कि द इनइक्वालिटी बिटवीन द इनकम ग्रुप ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास, तो उसको हम देखेंगे. तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का भी डिबेट चल रहा है, 26 नवंबर और कॉन्स्टिट्यूशनल डे, तो अभी कल भी डिस्कशन था, आज भी काफ़ी आर्टिकल है इस पे. देन वी विल सी दैट एन आइडियल वे टू ट्रीट इंडियाज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम. तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या होता है, कॉर्निया खराब हो जाती है फिर रिप्लेसमेंट हो जाता है. ये टोटली ट्रीटेबल है, ट्रीट हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, लेकिन ये है कि उसके लिए रिप्लेसमेंट कोई अपना डोनेट करे तभी होगा. अवेलेबिलिटी नहीं है कॉर्निया की, इसीलिए हम देख रहे हैं दिक्कत आ रही है. तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. देन वी विल सी दैट द टाइमली रिटरेशन, टाइमली रिटरेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये
बात हो रही है कि सोशलिज्म सेकुलरिज्म जो ऐड हुआ प्रीएम्बल में दैट इज जस्टिफाइड और नॉट, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोल दिया कि हाँ जस्टिफाइड है, क्योंकि ये बताना जरूरी है, वरना ऑन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म लोगों को ये सेंस दिया जाएगा कि नहीं इंडिया एक पर्टिकुलर रिलीजन का कंट्री है। तो जब जब सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करता है कि सेकुलरिज्म इज द कोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम एक मैसेज देते हैं कि हियर every religion will be respected and every creed will be respected. I mean यही है. Then the next is the between hope and hurdles of the high seas. तो यहाँ पे ये है कि एक लॉ हमने एग्रीमेंट डील साइन किया इंडिया ने ऑन द लॉ ऑफ द सी, कि कैसे हम डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट बाउंड्रीज और जो सी होता है उस पर हम हमारा सिर्फ क्या रूल फॉलो करें। तो वी हैव द इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल यूएन एसोसिएटेड बॉडी है, यूएन क्लॉज, उससे एसोसिएटेड ये लॉ है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। Then we will see that the Supreme Court ruling on the socialism and secularism, again वही डिस्कशन जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसका रिपीटेशन है, थोड़ा सा हम इसको रिवीजन टाइप का करेंगे। Then we will see that what is the controversy around the संभल मास्क। संभल मास्क किस लिए अभी न्यूज में है? 3 दिन पहले ही बताया था कि संभल में दंगे हो रहे थे, 3 लोगों का डेथ हुआ था यूपी में, बरेली के बगल में था, यूपी का मैप दिखाया था सर्वे को लेके। तो दैट इज द संभल इज द डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे है कि क्यों कंट्रोवर्सी है उस पर थोड़ा सा इन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट बताया है। तो वी विल सी कि बाबर ने बनाया था, बाबर ने किस मंदिर पे बनाया था, तो उसी को लेके मेन डिस्कशन है। और उसको लेके हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ द कोई भी मॉन्यूमेंट्स या कोई भी रिलीजियस प्लेस है तो वहाँ पे हम तुरंत उसका नेचर नहीं चेंज कर सकते, ऑलरेडी वी हैव द एक्ट। Then we will see that the Norway apologized for to Sami and other minority। वहाँ पे हम देखते हैं कि across the world जितना भी इंडिजीनियस पीपल है वहाँ पे बाहर के लोग जो माइग्रेट करके आए उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। जो आपको मैक्सिमम जो ट्राइबल पीपल मिलते हैं इंडिया मिल जाएंगे, अफ्रीका मिल जाएंगे, इन 2 कॉन्टिनेंट में बचे हैं। अदरवाइज अंग्रेज जहाँ पे भी कॉलोनी बनाए वहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। खासकर नॉर्थ अमेरिका, पूरा यूएस आपको नहीं मिलेंगे रेड इंडियंस और एनी ट्राइबल पीपल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन या पूरा यूरोप से गैप कर दिया है। तो वहीं यहाँ पे स्वीडन की और नॉर्वे की जो खासकर अभी नॉर्वे की गवर्नमेंट ने अपोलोजाइज किया है सामीज, जो वहाँ के लोकल्स जो इनहैबिटेंट थे, जो ट्राइबल थे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अभी हाल तक 1970-80 तक भी अप्रेस किया। उन्होंने जबरदस्ती अपना जो लैंग्वेज है, अपना जो कल्चर है उन पे इम्पोज किया था और लॉ बना के इम्पोज। देन देयर इज द न्यूज ईवीएम्स आर द टेम्पर्ड व्हेन यू लूज, फाइन इफ यू विन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, जब आप हार जाते हैं तो टेम्पर्ड हुआ है। हमेशा हर एक इलेक्शन के बाद पिटीशन जाता है कि ईवीएम टेम्पर्ड था, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। इंडिया एक्सप्रेस डीप कॉन्सर्न ओवर द इस्कॉन लीडर अरेस्ट ऑन द बांग्लादेश। इंडिया के एक लीडर को अरेस्ट किया गया है एंड उसको लेके इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो भी अपोज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एक बार डिटेल में देखें। देन वी विल सी दैट द जजेस वर्क ऑन द रेजर एज से सीजीआई ऑन द बार्स अबाउट द अनइलेक्टेड जुडिशरी। हमेशा जुडिशरी को हम ये कहते हैं कि ये लोग बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन तो इलेक्टेड है नहीं, पीपल ने तो वोट किया है पार्लियामेंट को, जो पार्लियामेंटेरियन है या जो मिनिस्टर है उनको डिसीजन लेना चाहिए। जैसे होता है ना कि कई बार लेजिस्लेचर के लॉ को जुडिशरी क्या करती है, नल एंड वाइड कर देती है या इनके पॉलिसी को दरकिनार कर देती है, तो उसको लेके जुडिशरी का हमेशा क्रिटिसिज्म होता है कि इलेक्ट नहीं हुए हैं वो लोग, तो बस एक एलिट सेक्शन है, आ गए हैं बाय द बाय द एग्जामिनेशन और द कंपटीशन या जो भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। बट हमेशा जो जाके लोगों से वोट लेता है दैट इज द लीडर्स, पर्टिकुलरली द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट, वही होते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जज हैं उन्होंने बोला है कि सेपरेशन ऑफ पावर इज इम्पोर्टेंट, और जुडिशरी का क्या काम है कि जाके हम वोट मांगे। हमारा तो है कि हम जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करें, और इलेक्टेड होंगे फिर तो न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी। जुडिशरी का हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है कि इट शुड न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी दिस शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द जुडिशरी। मिल्क मीट एंड एग प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, अभी जो डेटा आया तो जस्ट यू शुड नो। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट शशि रुइया
पास अवे। तो ये पीसीएस में पूछ सकता है कि शशि भैया इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कोई अवार्ड वार्ड नहीं है, तो बस नाम थोड़ा सा हम देख सकते हैं। ट्रम्प वाउज न्यू टैरिफ ऑन द मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना। तो ट्रम्प अभी आके कह रहे थे कि जो पुराना रूल्स था कि आप कनाडा के साथ फ्री बॉर्डर शेयर करते थे, काफ़ी कम था, तो यही बोल के इलेक्शन में मेन उन्होंने वाइट, जो वहाँ पे भी इशू आ रहा है यूएस में भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ के भी यूथ का यही इशू आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने कहा कि कनाडा से या चाइना से जो जो यहाँ पे आ रहा है उसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है, हमारी कंपनियाँ नहीं चल पा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे टैरिफ ऊंचा कर देंगे ताकि हमारे जो इंडस्ट्री है वो बढ़ सके। और मैक्सिको से जो माइग्रेशन करके आ रहे हैं, जॉब लेके जा रहे हैं, या कनाडा से जो लोग आके जॉब लेके जा रहे हैं, उनके लिए हम हाई टैरिफ एंड वहाँ पे हम वॉल भी क्रिएट कराएंगे। मैक्सिको पे तो वो पूरा फेंसिंग करवा रहे थे, तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। देन वी हैव द इसरो पे है कि इसरो कैसे, जो पहला हमने लॉन्च किया था थम्बा, ये केरला में है, और अभी हम जिस तरीके से प्रोग्रेस किए हैं उस पर एनालिसिस है। एंड देन वी विल सी दैट द आंसर टू द ब्लो इन द विंड, जैसे झंडा का जो फ्लैग होता है वो कैसे फ्लोट करता रहता है, वो उसके पीछे क्या रीजन है, वो उसका वहाँ पे एनालिसिस है। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज, वर्क टुगेदर टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है। प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट क्यों है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि वो हमेशा एक पॉजिटिव दिशा में हम मूव करते हैं। जैसे होता है ना कि बैकवर्ड से फॉरवर्ड, जैसे हमने जितने भी कुरीतियाँ थी हमारे समाज में उसको हमने रिजॉल्व करने की कोशिश किया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अनटचेबिलिटी हुआ, इक्वालिटी की बात करते हैं, अफर्मेटिव एक्शन फॉर द वीमेन, चिल्ड्रेन एंड दोज हु आर द सोशली बैकवर्ड, उनके लिए हमने करा है। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव है। राइट टू रिलीजन, हमने माइनॉरिटी को भी राइट दिया है। तो दिस इज द प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यही होता है ना कि हमेशा वो डेवलपमेंट की बात करें। तो इन्होंने कहा है कि फॉर दैट वी नीड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी of the executive, legislature and the judiciary that they should be working with the each other। ये नहीं कि एक दूसरे का एकदम विरोध पे आ जाए। तो क्या होता है, डेड लॉक का कंडीशन हो जाता है। डेड लॉक नहीं आपको करने देंगे ना खुद करेंगे। आप लॉ बनाएंगे तो हम कह देंगे नल एंड वाइड, और आपका हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे तो काफ़ी वैकेंसीज आने लगेंगी, काफ़ी पेंडिंग केसेज होंगे। तो इस सब चीज़ों को लेके कहा है कि कहीं ना कहीं वी नीड टू वर्क एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि लोगों के सेंट्रिक है, लोगों का भला हो। तो अच्छा पॉलिसी अगर पार्लियामेंट बनाए तो लोगों का भला होगा। जुडिशरी अगर जल्दी जल्दी अपना डिलीवर करे जस्टिस का तो वो लोगों के लिए होगा। तो सबको मिलके अच्छे से काम करना होगा, तभी कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्पिरिट है उसको हम फॉलो करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर इज मेन कोर ऑफ दैट, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा तो आप उनके वाले में एंट्री करेंगे, वो आपके में एंट्री करेंगे, ना ही वो काम कर पाएंगे ना ही आप काम कर पाएंगे। दैट्स व्हाई सेपरेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो एक ब्रांच कैप्चर कर लेगा सारे ब्रांच का, और अकेले ही वो कोशिश करेगा कि हम सब कुछ इन्फ्लुएंस करें। सो सेपरेशन ऑफ पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, प्लीज। सो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय द मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। डेमोक्रेसी फंक्शन बेस्ड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन वर्क टैंडम। इन टैंडम का मतलब होता है एक साथ, होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी हो सकता है, जितने भी हमारे पार्लियामेंट के बॉडीज हैं वो हो सकते हैं, होते हैं। गवर्नर का पोस्ट हो गया, प्रेसिडेंट का पोस्ट हो गया, कहीं ना कहीं हर एक को अपने अपने एरिया में प्रॉपर स्मूथ तरीके से वर्क करना है, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनल रूप से अपना काम करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं इसमें उसका है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि वी ऑलरेडी हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से ऐड किया गया था अगेन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। जो हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट को लेके काफी डिबेट चल रहा है। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी उसका जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसी समय ऐड किया गया था। जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, किस देश से हमने अडॉप्ट किया है? यूएसए से तो फंडामेंटल राइट्स लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो सोशलिस्ट कंट्रीज से है।
सोशलिस्ट कंट्री जितने भी होते हैं वो लोगों से कहते हैं ये आपकी ड्यूटीज है, इस तरीके से आपको वर्क करना है। मैक्सिमम जो डेमोक्रेसी है वो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं करती है, वो राइट्स की बात करती है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार इतना पावरफुल रहेगा कि स्टेट ही फंडामेंटल ड्यूटीज करा लेगा। तो इंडिया में हमने कब ऐड किया? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और जो कमिटी रिकमेंड किया था उसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, एक बार लिख लीजिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने यहाँ तक राइट टू वोट का भी उन्होंने बोला था वी शुड ऐड, लेकिन हमने राइट टू वोट को नहीं ऐड किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार मैं दिखा दूं आपको, दिस इज इन द किस आर्टिकल में है फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द पार्ट 2 तो सिटीजनशिप है, पार्ट 4A बाद में ऐड हुआ है, तो ये कैपिटल ए है। जितना भी बाद में ऐड हुआ है वहाँ पे हमने कैपिटल लेटर से चीजों को लिखा है। यहाँ पे 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज, 15A आर्टिकल है, 51 तक दैट इज द DPSP। 51A हमने फंडामेंटल ड्यूटीज इसके साथ ही ऐड किया है। अभी जो लेटेस्ट ऐड हुआ है, हु इज ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर हिज चाइल्ड। अभी हमने ऐड किया था ना कि राइट में ऐड किया है, 21A में ऐड किया है कि एजुकेशनल राइट है कि हर एक चाइल्ड का जिसका एज 7 to 14 है, हमने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया है ना, मिड डे मील एवरीथिंग दैट इज फ्री फॉर द स्टूडेंट। तो उसी में हमने ये ड्यूटीज दे दिया गार्जियन का कि दे हैव टू प्रोवाइड द एजुकेशन। तो ये आप देखिएगा 6 to 14 है, नॉट 7, 6 to 14 ईयर्स। फंडामेंटल ड्यूटीज में राइट टू वोट नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे अच्छी चीजें ये हो गई कि यू शुड अबाइड बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन, आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानना चाहिए। यू शुड चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ द नेशनल स्ट्रगल, जहाँ पे उस समय जो गांधी जी का, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियल्स हैं जिसके लिए वो लड़ रहे थे, वो सब हमको फॉलो करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि देश यूनाइटेड बना रहे, तो आप आपस में इसलिए भी ना लड़ाई करें। यूनिटी अगर तोड़ते हैं मतलब आप आपस में लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लेके। इंटीग्रिटी तोड़ रहे हैं इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि अलग सिसीड कर रहे हैं कोई रीजन। इंटीग्रिटी और यूनिटी में दो डिफरेंस होता है, दोनों का मतलब होता है जोड़ना। यूनिटी जो होता है वो पीपल के बीच होता है, हिंदू मुस्लिम डिफरेंट कास्ट, उनके बीच में जो यूनिटी होगा दैट विल बी द यूनिटी। हार्मनी उसको ऐसे आप और अच्छे तरीके से कहिए। इंटीग्रिटी होता है ये ज्योग्राफिकल होता है कि आप लैंड अलग डिवाइड करें तो वो होगा यूज या सिसीडिंग, यू आर नॉट फॉलोइंग द इंटीग्रिटी प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अलग अलग क्या हुआ? हमारे आपके बीच में जो यूनिटी है, जो लोगों का रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के लिए, दैट इज द यूनिटी, हार्मनी। और जो हम रीजनल लेवल पे कहते हैं कि असम इज द पार्ट ऑफ इंडिया या नागालैंड इज द पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द इंटीग्रिटी। फिर यहाँ हमने कहा कि देश को डिफेंड करने का आपका ड्यूटी रहेगा ही, कभी भी युद्ध हो या कभी भी आपकी जरूरत हो, ठीक है। प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, हार्मनी आपको करना ही है, भाईचारा है। यूनिटी के साथ एक कदम और आगे जाएंगे तो हार्मनी होगा। यूनिटी में ही हो जाता है कि आप लड़े नहीं तो वो यूनिटी हो गया। और जब एकदम आप एक दूसरे के घर जाएं, आप होली में उनको बुलाएं और ईद में आप जाके खाएं, तो और हार्मनी हो गया ना, मधुरता और बढ़ते जाएगा, तो दैट इज हार्मनी। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। रिच हेरिटेज क्या हो सकता है? जैसे डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हुए, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे सारनाथ का हो गया जहाँ पे बुद्ध ने अपना वो दिया था, प्रीचिंग दिया था, या एनी टेम्पल, जैसे आप केदारनाथ की टेम्पल हो गई या लाल किला हो गया, रेड फोर्ट, तो ये क्या हो गया? हेरिटेज हो गया। कल्चर में और भी आ जाएगा, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो वैल्यूज है, उसको भी हम ट्रेडिशन में लेंगे। हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ऑल दिस विल बी इन द हेरिटेज ऑफ द एंड द कल्चर। ओके। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, जितना भी है, तो ये भी हमारा है। तो देखिएगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है ड्यूटीज में भी है और DPSP में भी है। स्टेट से भी सेम बात कही है कि स्टेट का भी ये रूल है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो सिर्फ ये फॉरेस्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, वो DPSP में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में है। ये कॉमन है, ये बहुत ही स्पेशल है, इसको याद रखिएगा। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज आप गलीबल ना बने, कोई कहे और माने नहीं। हर चीज पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों, कैसे,
तो ये है कि ये ड्यूटीज भी है, साइंटिफिक टेम्पर है, तरीके को आप साइंटिफिक तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, दैट इज ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज। समझ में आ रहा है ना, ये देख के पता चल जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आपको समझना है कि क्या क्या है। और आप अपने लाइफ में भी जी सकते हैं कि जब आप कभी पूछे तो कहें अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज में, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन जितना इतना अच्छे से लिखा गया है ना साइंटिफिक तरीके से कि इसको रटना नहीं पड़ेगा, हर एक आर्टिकल आपके फिंगर टिप्स पे होगा, वो भी लॉजिकली। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज जितना भी दिया है यू हैव टू फॉलो। जब भी आप मॉन्यूमेंट्स देखें तो अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज में है, मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना उखना नहीं है, गंदगी नहीं फैलाना है, दिमाग में जाना चाहिए। कभी भी जैसे आप किसी वीमेन को देखें उसके रिस्पेक्ट है, वो भी लिखा हुआ है इसमें कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द वीमेन एंड कहीं ना कहीं इसमें है सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एवजोर द वायलेंस। अच्छा हाँ, पीपल ऑफ इंडिया एंड डाइवर्सिटी रिनाउंस द डेरोगेटरी एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन। तो सब कुछ प्रैक्टिकली है जो हम लोग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो हम याद नहीं कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे भी इनकाउंटर विद ऑल दिस थिंग, तो इसको आप नेचुरली याद कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, राइट टू वोट सोवन सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, हमने एडॉप्ट नहीं किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि राइट टू वोट ड्यूटीज है कि नहीं, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था कि नहीं दिया था, मतलब किस कमेटी ने दिया था, तो ये पूछा हुआ। तो यहाँ पे यही इन्होंने कहा है कि क्या क्या ड्यूटीज है, कुछ ड्यूटीज को उन्होंने प्रेसिडेंट मैडम ने मेंशन किया है। वर्क टुगेदर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, वर्क टुगेदर टू अपहोल्ड, अच्छा सेम वही है। यहाँ पे है चार्ज फ्रेम अगेंस्ट द फॉर्मर तमिलनाडु आईजी इन द सेक्सुअल हरासमेंट केस। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वहाँ पे अगर उनके खिलाफ केस भी करना है तो गवर्नर से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा कि गवर्नर ने परमिशन दे दिया है फॉर द प्रोसिक्यूशन। जैसे नॉर्मल किसी केस में क्या होता है कि तुरंत केस लॉन्च होता है, लेकिन अगर किसी बड़े ऑफिसर या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सिविल सर्विस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल 312 से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे है कि क्योंकि इनको प्रोटेक्शन इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर है उसके खिलाफ कई लोग केस कर सकते हैं ना, हजारों केस हो सकता है, मानिए कुछ गलती कर दिया, लेकिन हो सकता है कि मैं अच्छा डिसीजन लिया लेकिन वो फॉल्ट हो गया। आगे ना कई बार आपके अच्छे डिसीजन होते हैं लेकिन वहां पे क्या होती है वो सही से वर्क नहीं करता है। जैसे कहीं आग लगा, आपने कहा कि तुरंत हमको फायर स्टेशन पे कॉल करना चाहिए आपको, लेकिन ये था कि आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप ऊपर वाले ऑफिसर को देना चाहिए, दोनों हो गया। आपने सही सोचा कि मुझे फायर स्टेशन पे तुरंत कॉल करना चाहिए, आप खुद डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि आपने सीनियर ऑफिसर को नहीं बताया। वो थोड़ा हो गया कि बहुत हड़बड़ी थी, आपने ऐसा डिसीजन ले लिया, पर आपका इंटेंशन अच्छा था। हो सकता था कि आप ऊपर वाले ऑफिसर को बुलाते तो वो स्टेट लेवल पे कई जगह से फायर वाले को बुला सकता था, एक जगह ना हो तो नहीं हो, पर आपने जिसको कॉल किया वो नहीं अवेलेबल था आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से बुला लेता। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कई बार होता है पब्लिक पोस्ट पे आप होते हैं, आपका डिसीजन इंटेंशन अच्छा होता है लेकिन वो वर्क नहीं करता है, तो ऐसे केस में ये नहीं कि आपके ऊपर केस चला दिया जाएगा, क्योंकि एक ऑफिसर के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, गोरखपुर का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके अंदर में कितने लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, उसके किसी भी डिसीजन से बहुत लोग इम्पैक्टेड हो जाएंगे। ये नहीं कि अब सब केस कर दिए, मानिए कभी डिले कर दिया उन्होंने स्कीम ट्रांसफर करने में और किसी के घर डेथ हो गया किसी के फैमिली के, तो आप डेथ का केस, मर्डर का केस नहीं कर सकते ना, वो तो ऊपर से पैसे नहीं आते, उसका गलती थोड़े था। तो वो गवर्नर पहले चार्जशीट देखता है कि चार्ज क्या लगाया गया है, चार्ज सच में इन्होंने इंटेंशनल गलती थी, उसके बाद वो प्रोसिक्यूशन के लिए अलाउ करता है। बस आप इतना जानिएगा कि देयर इज द प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द गवर्नर टू, और गवर्नर के पास आप परमिशन लेते हैं उसके बाद प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 311 में इसको दिया गया है, आर्टिकल 311 में। सीआरपीसी में भी एक है जहां पे ये मेंशन है कि यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता है उसमें भी यू हैव टू टेक। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी पहले प्रोसिक्यूशन के पहले आपको सैंक्शन कराना पड़ता है, सैंक्शन का मतलब परमिशन लेना पड़ता है। तो ये सब केसेज हैं जहाँ पे ऑलरेडी उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, और ये प्रोटेक्शन इन्होंने अंग्रेजों के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उन्होंने ये मेंशन किया था। जो प्रोसिक्यूशन के पहले सैंक्शन लेते हैं, ये प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने पास किया था, वहां से लिया हुआ है। इस पे बहुत डिबेट चलता है कि ये प्रोसिक्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जल्दी देता ही नहीं है, बहुत रेयर टू रेयर केस में, क्योंकि गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं। उसका क्या होगा कि अगर अपोजिशन का है तो फटाफट देंगे। मानिए कोई है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट यूनियन में है, सेंटर में है,
हमारी उनका सपोर्टिंग ऑफिसर है, कुछ उनके फेवर में कुछ किया होगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नर यूनियन का आदमी होगा। गवर्नर तो हमेशा यूनियन का होता है ना। भाई तमिलनाडु का केस ले लीजिए, वहाँ पे गवर्नर होगा बीजेपी का अपॉइंटी, और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज द डीएमके, अपोजिशन है, बीजेपी की एकदम अपोजिट रहती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, गवर्नर फटाफट देगा कोई भी, तो इसीलिए दे दिया यहाँ पे। अभी देखिएगा इस पे न्यूज आएगा कि अब वो आरोप लगाएंगे कि इन्होंने जानबूझ के दिया। लेकिन वही अगर बीजेपी के फेवर में अगर वो ऑफिसर होता तो वहाँ पे नहीं मिलता। मैं जैसे एक पॉलिटिकल जो ग्राउंड लेवल पे होता है उसकी रियलिटी बता रहा हूँ। इसको लेके बहसबाजी होती है कि ये जो प्रोसिक्यूशन है ये हटा देना चाहिए जो सैंक्शन है, लेकिन ये भी है कि फिर प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो फिर वो केस ही लड़ते रहेंगे पब्लिक ऑफिसर, तो ये भी है वहाँ। सुप्रीम कोर्ट सिक्स रिपोर्ट ऑन द पेन्यार वाटर शेयरिंग बिटवीन द तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जहाँ पे भी वाटर आएगा, नदी आएगी, तो नदी एक जगह से तो बहती नहीं है, कई मल्टीपल स्टेट से आके बहती है। अब आप एग्जांपल ले लीजिए गंगा का। गंगा कहाँ से स्टार्ट होता है, उत्तराखंड, धीरे धीरे आएगा यूपी में, यूपी से होते हुए बिहार, बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल क्रॉस करेगा, फिर जाके वो बांग्लादेश में एंट्री करेगा, तो मल्टीपल स्टेट क्रॉस करता है, फिर कई कंट्रीज भी करता है। तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लॉ होना चाहिए तभी, क्योंकि जल ही जीवन है, आजकल यही चल रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी युद्ध होने वाले हैं, लड़ाइयाँ होने वाली है, वो तो वाटर पे ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे है कि स्टेट में जब भी सूखा का कंडीशन आता है तो उस समय जरूर दो स्टेट लड़ने लगते हैं। ऊपर वाले स्टेट को लगता है कि मुझे मजबूरी में नीचे वाले को भेजना पड़ रहा है, वो मैं रोक लूं, और नीचे वाले को लगता है कि डैम बना बना के सारे ऊपर वाले ने पानी रोक लिया, इसीलिए हमारे वहाँ सूखा पड़ता है। सूखा ओवरऑल मानसून के कारण आता है, मानसून जब वीक होता है तो सूखा पड़ना ही है। लेकिन स्टेट आपस में लड़ाने लगते हैं, वहाँ के फार्मर्स लड़ने लगते हैं, कई बार वहाँ पे वायलेंस का केस हो जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में बहुत हाई लेवल पे लड़ाई होती है, उनमें इतनी दुश्मनी है ना कि अगर बेंगलुरु में तमिलनाडु का बाइक वाइक देखते हैं तो बड़े उस नज़र से देखते हैं। वहाँ पे वाटर का बहुत घना युद्ध चलता है, तो उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग फ्रेम कर रहे थे तभी हमें पता था कि वाटर को लेके लड़ाई होने वाली है। तो उसको लेके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर थे उन्होंने एक प्रॉपर आर्टिकल दे के रखा है, दैट इज आर्टिकल 260। एक बार मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखाता हूँ आप। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर, प्रॉपर एक हेडिंग देके इन्होंने दिया है कि डिस्प्यूट जब होगा तो उसका सारा पावर जो है दैट विल बी विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर होगा कि किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन करें, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। एक चीज और है, इसमें इन्होंने कोर्ट को बाहर करके रखा है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को मना कर सकती है कि आप वाटर डिस्प्यूट मत लीजिए। क्योंकि वाटर डिस्प्यूट में क्या होता है, बहुत सेंसिटिव इशू होता है। यहाँ पे ये होता है कि सिर्फ आपको जुडिशियल पर्सपेक्टिव ही नहीं देखना पड़ता है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि सिविल पर्सपेक्टिव जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन है, पॉलिटिकल एंगल भी आता है कि किस पॉलिटिकल कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो इसीलिए कोर्ट को यहाँ पे बाहर किया गया है। वैसे कोर्ट में केसेस चली ही जाती हैं, कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू केसेस लेती है, ऐसे तो मना कर दिया है इंटर वाटर डिस्प्यूट। आर्टिकल 136 है, स्पेशल लीव पिटीशन है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देके रखा है कि वो अपने मर्जी से कोई भी मैटर उठा सकती है। तो नॉर्मल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बार किया है, लेकिन आर्टिकल 136 का यूज करके कई बार जुडिशरी के पास वापस जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या है, पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट अलग से वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाई है और उस वाटर डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू हम अलग से ट्रिब्यूनल बनाते हैं, वो ट्रिब्यूनल देता है। क्योंकि जुडिशरी की में केवल जजेज होते हैं, उनको लॉ पता होता है, उनको सिविल इंजीनियरिंग नहीं पता होता है। लेकिन पानी का आपको मेजरमेंट करना है तो सिविल इंजीनियर भी बताएगा, इन्वायरमेंटलिस्ट है वो भी बताएगा कि कहाँ से पानी मोड़ने पे, अगर नदी मोड़ना है या कनाल कहीं से बनाना है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो खासकर इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट को इंटरफेयर करने से मना किया है। केस समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ मनाई है, दिस इज विद द वाटर डिस्प्यूट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। जो जितना भी पावर है सारा का सारा पावर पार्लियामेंट को दे के रखा है। घर पे जाके एक बार पेन्यार जो रिवर है उसको ट्रेस कीजिएगा, ओरिजिन कहाँ से है और ट्रिब्यूटरीज उसके कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द फ्रॉम ए रिपब्लिक टू रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल्स। तो यहाँ पे ये मेन इस आर्टिकल में डिस्कशन किया है कि 75 साल हो गए और 75 साल में हमारा जो मेन प्रोविजन था प्रियम्बल में या आपका डोमिनेंट एरिया था, सोशलिज्म भी था। आप देखिएगा डीपीएसपी पूरा सोशलिज्म से, प्रियम्बल में भले नहीं था लेकिन डीपीएसपी में सोशलिज्म भरा हुआ है। एक बार कल जो आर्टिकल देखते हैं, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। आर्टिकल 38 से ही स्टार्ट हो जाता है, साफ साफ लिखा है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सिक्योर एंड प्रोटेक्ट एंड as effectively as it may social order in which
justice, social and economic and political shall inform the institution of all national life. Okay. फिर यहाँ पे बोला है कि नेक्स्ट वाले में the state shall in particular strive to minimize inequality in income. साफ साफ लिखा है endeavor to eliminate the inequalities in status and facilitate the opportunity not only among the individual but also amongst the group of people residing in the different area engaged in the different vocations. तो साफ साफ इन्होंने कहा क्या क्या है कि मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। फिर इन्होंने कहा है कि ऐसा सिस्टम न क्रिएट हो जाए दैट इज डेट्रीमेंटल टू द कॉमन गुड। यहाँ पे है ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ मटेरियल ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ओनरशिप है जमीन का या किसी भी फैक्ट्री का या कहीं का भी, वो इस तरीके से ना हो कि कॉमन गुड के लिए डिट्रीमेंटल हो जाए। कहीं ना कहीं अगर कहीं से फायदा हो रहा है तो सब तक पहुंचना चाहिए, यही इस आर्टिकल का कहने का मतलब है। तो इन्होंने कहा कि जो मेन हमारा कई आर्टिकल ऐसे ही हैं जो बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें सोशलिज्म लाना है, इक्वालिटी लाना है, एटलीस्ट जो बहुत ज्यादा ह्यूज इनइक्वालिटी उसको गैप को कम करना है, मेन इनका यही है। अब इन्होंने डेटा देके रखा है कि जो हमारे 75 साल में क्या, जब हम आजाद हुए तो उस समय हमारा क्या आजादी के टाइम पे जो इनइक्वालिटी का था कि टॉप 1% और जो बॉटम 90% था उनके बीच का जो डिफरेंस था दैट वाज द 6%। टॉप 1% जो शेयर कर रहे थे टोटल रिसोर्स का 6% था 1950 से 1980 तक। 80 तक कंटिन्यूसली कम हो रहा था। जब हम आजाद हुए तो 21% था, लेकिन जब हम 1921 तक गवर्नमेंट ने कम करके इनइक्वालिटी कम किया है। ये लाइन पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। टॉप 1% अर्नर्स हैड द शेयर ऑफ लेस देन 21% ऑफ द टोटल इनकम इन 1930s। आजाद हुए इस पे ग्रेजुअली हमने आजादी के बाद 1980 तक डिक्रीज करके 6% ला दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 100 लोग आजादी के टाइम पे थे, उसमें से 1% जो टॉप पे थे, जो सबसे अमीर थे, वो एक आदमी 21 रुपए उसके पास था। अगर पूरे देश का इनकम 100 रुपए था, 100 लोग हैं, एक आदमी के पास जो सबसे अमीर है उसके पास 21 रुपए था। ओके, तो बाकी जो 99 लोग हैं उनमें डिवाइड होगा, जो टॉप नीचे बॉटम पे आएंगे उन पर और कम आता जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि हम इसको कम कर दिए, 1980 तक आते आते 6% हो गया, जो टॉप पे 1% था कि वह जो सबसे अमीर था उसके पास 6 रुपए बचा। लेकिन देखिएगा जब हम लिबरल रिफॉर्म करना स्टार्ट किए 1990 के बाद, जब इकोनॉमी हमने खोला तो वापस जो टॉप 1% है उनका जो है शेयर वो 22% चला गया। समझ में आ रहा है ये चीजें कि फिर से इनइक्वालिटी बढ़ी, इनइक्वालिटी घटा दिया। लेकिन जो हमने प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज किया 1990 के पास तो इनइक्वालिटी बढ़ने स्टार्ट हो गई। जो प्राइवेट प्लेयर थे कुछ बहुत ज्यादा उनके पास रिसोर्स हो गए। तो उन्होंने कहा कि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि इस समय जो इनकम है उसमें 22% है। इनकम का मतलब पर ईयर जो कमा रहे हैं। वेल्थ में अगर जाएंगे तो टॉप 1% के पास 40% है वेल्थ, टोटल धन। जैसे हो गया कि जमीन खेत सबको हम एक मॉनेटरी टर्म में जोड़े तो वो वेल्थ हो गया। तो वेल्थ में तो और ज्यादा डिफरेंस है। जैसे अंबानी का पर ईयर का इनकम होगा कि वो पर ईयर का इनकम कितना है कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ कमाते होंगे, लेकिन उनका वेल्थ जोड़ा जाए तो लाखों करोड़ में होगा ना। तो अगर वेल्थ का कंपेयर करें तो इनइक्वालिटी और ज्यादा है। समझ में आ रहा है ये चीजें। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनविजिज कर रहे थे, जो हम सपना देख रहे थे, वो कहाँ रियलिटी में नहीं बदल पाए। स्टार्टिंग में लगा कि रियलिटी में बदलेगा, लेकिन ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन वी हैव अगेन इंक्रीज द इनइक्वालिटी। ओवरऑल डिस्कशन यही है। फिर इन्होंने एक बुक है उसका किया है कि टुवर्ड्स द टैक्स जस्टिस एंड द वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। यहाँ पे बताया कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि 90% ऑफ बिलियनियर वेल्थ इज हेल्ड बाय द अपर कास्ट। अब सिर्फ अपर, ये सिर्फ इनकम का ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कास्ट में भी बहुत है कि जो कास्ट में अपर कास्ट में है उनके पास मैक्सिमम नियर अबाउट कितना दिया है 90% जो बिलियनियर है वो अपर कास्ट है। टोटल अपर कास्ट कितना परसेंटेज है 12 से 14%, लेकिन उनका जो बिलियनियर में जो है उनका परसेंटेज 90% है। ओबीसी का 10% और एसटी में तो गायब है, एक भी बिलियनियर नहीं है। और एससीज में ओनली 2.6%। तो ये जो इनइक्वालिटी है एक तो इंडिविजुअली है, अपर कास्ट में भी इनइक्वालिटी है, लेकिन जो कास्ट बेसिस पे है वो और ज्यादा है। आर यू गेटिंग? फिर इन्होंने दिखाया है कि जो ओबीसीज और भी कास्ट के बिलियनियर है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही किए हैं।
एज कम्पेयर टू द जो शेयर है वो अपर कास्ट का बढ़ा ही है इधर। फिर इन्होंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दिया है कि एक जो सबसे नीचे जो सबसे गरीब आदमी है उसको अगर जो यहाँ के बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं जैसे सीईओ हो गए या बड़े बड़े पोस्ट पे हो गए, उनके बराबर की सैलरी कमानी है तो उनको 941 साल लगेगा जो एक साल में कमाते हैं। तो सोचे चोला डायनेस्टी के टाइम से वो पैदा होगा, कमाना स्टार्ट करेगा, तो अब जाके उनके एक साल की कमाई कमा पाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द दोज हु आर वर्किंग इन द नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि एक किसी फैक्ट्री में स्वीपर का काम कर रहे हैं या एकदम नॉर्मल जो होता है वो काम कर रहे हैं, और जो वहाँ का सीईओ है उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज वेरी ह्यूज। यहाँ पे इन्होंने ये कंपेयर किया, यही इन्होंने सब डेटा दे के रखा है कि इन्होंने कंपेयर क्लास के बेसिस पे किया है, कास्ट के बेसिस पे किया है। तो ये लास्ट में इन्होंने कहा कि जो अंबेडकर का था, अंबेडकर का ये मानना था कि हमने बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे दिया बाय द आर्टिकल आई थिंक 326 में ये लिखा है कि सबके पास एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा, जो 18 साल से होंगे सब लोग वोट देंगे, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू ये होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल और इकोनॉमिक नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी बहुत रिलेटेड है। सोशल इनइक्वालिटी जहाँ पे है, जो कास्ट सोसाइटी में हायर लेवल पे है उसका इनकम भी हाई है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी इंटरडिपेंडेंट है। अपर कास्ट उनका इनकम भी ज़्यादा है, लोअर कास्ट वो क्लास में भी नीचे है। क्लास अलग है, कास्ट अलग है। क्लास पूरे वर्ल्ड में होता है, कास्ट सिर्फ इंडिया में है। क्लास का मतलब अमीर गरीब का जो एक कम्युनिटी होता है वो यूएस में भी है, अफ्रीका में भी है, रशिया में भी है, तो वो है। लेकिन क्लास और कास्ट में ये डिफरेंस आ जाता है कि क्लास में अगर आप मेहनत करेंगे तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं, कास्ट वाले सिस्टम में आपको पैदा होना पड़ेगा, भगवान से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें होंगे तभी होगा, तो दैट इज नॉट चेंजेबल। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है। तो इन्होंने कहा, जब अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो दे दिया लेकिन ये वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, अनरियल होगा, जब तक कि हम सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं लाए। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है तो पैसा देके खरीद लेंगे ना वोट, भले ऐसे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक का बराबर दिखा दिया, पर पैसा हो तो लाखों को देके बांटेगा ना। पूरा गवर्नमेंट बदल जाती है। जब गवर्नमेंट किसी की भी गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस या बीजेपी के, वो सब लोग बड़े लोगों से फोन करके पूछते हैं कि ये वाला मिनिस्टर हम रख रहे हैं सही है आपके लिए, उनको लगता है कि हाँ ये सही है, तभी उसको मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के लिए पूछा जाता है, ठीक है, कई बार लीक भी हुआ है, कई बार विकीलीक से लोग लीक करते रहते हैं कि फोन टेपिंग का। एक बार तो फोन टेपिंग में यहाँ तक निकला था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, वो भी यूएस से भी पूछ रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इसको बना दें। यूएस बताया कि हाँ बना दीजिए, मतलब कि वो हमारा विरोधी नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है वो एक बार कंफर्म करते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने भी पूछा था। आर यू गेटिंग ना? तो कहीं ना कहीं अगर क्लास आपका ऊपर है, आपके पास पैसे हैं, तो आप पॉलिटिकल चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और अगर आपका कास्ट ऊपर है तो आप इकोनॉमिक जो है वो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप कहीं पे भी देख लीजिएगा सोसाइटी अलग अलग अभी भी कॉलोनीज बटे होते हैं, उस कॉलोनी में पर्टिकुलर कास्ट को नहीं दिया जाता है, उनको बाहर किया जाता है, रिलीजन को बाहर किया जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से कनेक्शन भी बना होता है। आप किसी भी मार्केट में जाइएगा तो एक जो बिजनेसमैन है दूसरे बिजनेसमैन को किस तरीके से बारो देता है या कितना क्रेडिट देता है या किस तरीके से वो रिलेशन रखता है, वो कास्ट पे भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। देखिएगा कि जितना भी बिजनेस ग्रुप होता है एक तरीके का कास्ट मिलेगा, सेम कास्ट, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। अब उठेगा कैसे आदमी? जब तक कनेक्शन को नहीं तोड़ पाएगा वो अपने ही कास्ट वाले को प्रमोट करेगा। समझ में आ रही है ये चीजें? तो कहीं ना कहीं सोसाइटी जो होती है इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल अगर आप देखेंगे, प्रियम्बल को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत साइंटिफिक लिखा गया है। प्रियम्बल में बोला गया है जस्टिस जो हम लाएंगे सबसे पहले सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा, फिर पॉलिटिकल होगा। इस ऑर्डर में इसलिए लिखा गया है, उनको पता था कि पॉलिटिकल अगर जस्टिस अचीव करना बहुत इजी है, इसको डिस्ट्रॉय भी करना बहुत इजी है, जब तक कि हम सोशल और इकोनॉमिक ना पहुंचे। और इंडिया में सोशल जस्टिस पहुंचना बहुत ही जरूरी है और बहुत कठिन है, क्योंकि हजारों सालों से चला आ रहा है कि सोशल हम इनजस्टिस कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी, कास्ट में जो लोग लोअर कास्ट है उनके साथ एट्रॉसिटीज है, या वीमेन के साथ जो एट्रॉसिटीज है, तो वो भी तो सोशल ही है। अगर सोशल हो गया तो अगर सोशल जस्टिस हटा दिए तो इकोनॉमिक जस्टिस आने लगेगा कि आप अगर काबिल हैं तो आप
यू कैन इंक्रीज योर बिजनेस और यू कैन इंक्रीज योर ट्रेड, एनीथिंग। लेकिन अगर ये सोशल हिंड्रेंस है, आप देखते होंगे कहीं पे भी मिठाई का शॉप कभी भी होगा, अग्रवाल स्वीट्स, ये स्वीट्स, फला स्वीट, लेकिन कभी माजी स्वीट्स, पासवान स्वीट्स देखा है? नहीं देखा है ना, क्योंकि लोग ही नहीं जाएंगे, मेंटल है ना। जब सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरीके से है तो इकोनॉमिक नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए इस तरीके से हमने इन्फ्लुएंस किया है, यही यहाँ पे मेन डिस्कशन है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें उन्होंने कई थिंकर के बुक को भी किया है, पिकेटली का भी बुक का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे थॉमस पिकेटली ने लिखा था इंडियाज इनकम इनइक्वालिटी फ्रॉम 1922 और 1922 टू 2015 फ्रॉम द ब्रिटिश राज टू बिलियनियर राज। तो उन्होंने कहा कि जो हालत ब्रिटिश के टाइम पे है वो बदला नहीं, उससे बदतर हालत अभी का है जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में है। तो इस पे काफी अच्छा इन्होंने, पिकेटली इज वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, तो उनका बुक आता है। तो ये सब बुक आप लोग याद रखिएगा, एस्से वैसे में बहुत काम आता है, ठीक है। और बहुत अच्छा हम क्यों अपना लॉजिक दें, लॉजिक हमेशा किसी और से करना पड़ता है। आर यू गेटिंग ना? जब भी आप एस्से लिखें या कभी भी मेंस का आंसर लिखते हैं तो आप जो बड़े बड़े थिंकर हैं उनका यूज कीजिए। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, एक बार घर पे जाके यू शुड। नेक्स्ट आर्टिकल जो है दैट इज द आइडियल वे टू ट्रीट इंडियाज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम। तो ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम जो है इंडिया में काफ़ी हाई है, लेकिन इसका जो ये बहुत ट्रीटेबल है, बहुत इजीली ट्रीटेबल है। कॉर्निया जो होता है आप रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन इंडिया में दिक्कत है कि कॉर्निया मिल नहीं रहा है। कॉर्निया जैसे होता है ना, इजीली हम जिसका डेथ होता है वहाँ से निकाल के किसी में भी फंक्शनल हो तो लगा सकते हैं, लेकिन 1/3 ही मिल पा रहा है, इसीलिए ब्लाइंडनेस अभी भी हाई है। दूसरे कंट्रीज में जैसे यूरोप में अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे एक केस नहीं मिलता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की, क्योंकि आईज वहाँ पे लोगों का नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अब स्वर्ग में जाएगा, अच्छे से सब कुछ पुण्य, वो क्या करते हैं, क्रियाक्रम होगा, तो छूने नहीं देते हैं बॉडी का, अभी भी है वो माइंडसेट। तो लेकिन ये है कि और देशों में यहाँ पे नहीं है, वो लोग दे देते हैं मैक्सिमम। तो अब यही बात है कि इंडिया में नहीं हो पा रहा है, इजिली है, लोग अंधे हैं, लेकिन सिर्फ लोगों में ये सिंसियरिटी आ जाए कि अब डेथ के बाद तो कुछ बचा नहीं, क्यों ना आप एक का भला कर दे। लेकिन उनका है कि नहीं, अगला जन्म होगा, अगर इस जन्म में आंख निकाल दिया तो फिर अगले जन्म में ब्लाइंड पैदा होंगे, इस तरीके का माइंडसेट है। तो इसी को लेके लोग नहीं करते हैं। तो वहीं पे ये बात हो रही है कि क्या इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। जो कंसेंट हम लेते हैं फैमिली से जाके, जैसे निकालने के पहले हम कंसेंट लेते हैं, लोग मना कर देते हैं, और कभी कभी कंसेंट के चक्कर में डिले हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि 9 से 10 घंटे तक फंक्शनल होता है, उसके बाद वो भी डेड हो जाएगा, वो फंक्शनल नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि हमें क्या नया रूल लाना चाहिए कि कंसेंट वाला जो प्रपोजल है वो हटा दें। लेकिन अब ये है कि एथिकल वैल्यू, कि भाई आप किसी के इमोशन को भी तो रिस्पेक्ट कीजिएगा, कि उसका फादर का डेथ हुआ है, वो एकदम गमी में है, फिर आप जाके जबरदस्ती और उसके साथ जबरदस्ती करें, उसके इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एथिकल एंगल आ जाता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि 8 से 10 घंटे बाद अगर ये निकालते हैं फिर वो वायबल नहीं होता है, नहीं लगा सकते। तो कई बार कंसेंट दे भी देते हैं, सोचने वोचने में इतना विचार लग जाता है कि इनकी बेटी से पूछ ले, इनके चाची से पूछ ले, नहीं होता है फोन ऑन करके, उसी चक्कर में और डिले हो जाता है। तो इसी पे मेन डिस्कशन चल रहा है कि शुड वी गो फॉर दैट। तो यहाँ पे एक एथिकल एंगल है, साइंटिफिक एंगल ये है कि मतलब नॉर्मल अगर ये दे दिया जाए, और ये होता है कि यू कैन बी सर्विंग, तो ये इसमें इन्होंने सजेस्ट किया है कि हम अवेयर करें लोगों को कि ठीक है, डेथ के बाद जो होता है आप पुण्य ही करके जा रहे हैं। जो आदमी का डेथ हो रहा है वो एक आदमी का भला करके जा रहा है, इससे भला क्या हो सकता है। और भगवान नहीं देखेगा ना, आप जब स्पिरिचुअली देख रहे हैं, आप रिलीजियसली चीजों को देख रहे हैं, तो समझाना भी रिलीजियसली पड़ेगा। अदरवाइज पीपल विल नॉट, साइंटिफिक आप कितना भी वो लॉजिक दे देंगे, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं उस तरीके के लॉजिक देके ही आपको लाना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई आपके भी घर में हो सकता है, आप किसी को दिए रहेंगे तो आपके भी घर में चीजों को मिल सकता है। तो दैट हैज बीन डिस्कस इन दिस आर्टिकल। यहाँ पे है टाइमली रिटरेशन ऑफ द वर्डिक्ट, जो कल हमने पढ़ा था कि सेकुलरिज्म को लेके राइट विंग जितनी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है वो चाहते हैं कि ये हट जाए, क्योंकि तभी वो एक धर्म को इम्पोज कर पाएंगे। जब तक उनको सेकुलरिज्म है, उनको लगता है कि हम इम्पोज नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। तो ये इन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको रिटरेट कर रहा है, केशवानंद भारती में भी बोला है, फिर आप देखिएगा कि ये बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, उसमें भी बोला था, एक SR बोमई केस था 1994 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करता रहता है कि सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है कि 1976 में ऐड हुआ है, वो शुरू से ही था और इंडिया के पूरे कल्चर में था।
इंडिया के कल्चर में नहीं होता। सिंपल सी बात है, जब मुगल राज कर रहे थे तो मुगल्स के समय पे टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 7% था, 92% हिंदू पॉपुलेशन, फिर भी अच्छे से चला लिया। इतना सिविल वार नहीं केस मिलता है। भले मुगल आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे पे, महाराणा प्रताप से युद्ध हो रहा था, लेकिन सिविल वार नहीं हो रहा था कि लोग हिंदू मुस्लिम पे, आप पूरी हिस्ट्री पढ़िएगा, नहीं लड़े हैं। ये है कि पॉलिटिकली किसी अगर किसी राजा बहुत ज्यादा कट्टर हो गया तो वो भले एट्रोसिटीज किया है। लोगों में दंगा, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि लोग पेल्टिंग, स्टोन पेल्टिंग ये सब स्टार्ट हो जाता है, उस समय नहीं था। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी था, उस समय लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। और आप देखिएगा कि अगर मुगल ने कन्वर्ट किया होता तो उन पूरे मुगल के दौरान 7% ही रहा है कन्वर्जन, तो वो तो 100% कर दिए होते अगर उन्होंने कन्वर्ट किया होता। ये लॉजिक दिया जाता है, ये मेरा नहीं है, हिस्टोरियन का ये मानना है कि अगर वो जबरदस्ती कर रहे होते तो वो, उनको भी पता था जबरदस्ती नहीं करेंगे तभी चल पाएंगे, वरना वो उनको भी लोग विद्रोह कर देते, तो वो भी बहुत होशियार थे। एक इसी पे एक बहुत अच्छी कहानी भी है। ये कौन था, जहांगीर था। जब जहांगीर था तो जहांगीर का एक कोई उसका मेन काजी था, मौलवी। वो एक दिन उससे मिला, बोला कि कल सपना आया था मुझे और रसूलुल्लाह ने कहा है, आए थे पैगंबर मेरे सपने में, अल्लाह। तो वो बोले कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में सरिया लॉ लगा दिया जाए। ठीक है, मुगल जितना रूल किए हैं, हिंदूज को हिंदूज के स्क्रिप्चर के अनुसार रूल किए थे, मुस्लिम को मुस्लिम स्क्रिप्चर के। तो जहांगीर को बोला कि सपने में आए थे, बोले हैं कि लगा देना चाहिए। तो फिर जहांगीर उस काजी से पूछा, मौलवी से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? तो बोला आप। तो बोला कि रसूलुल्लाह अगर आते तो मेरे सपने में आते ना, तुम्हारे सपने में क्यों आए? तो बोला कि देखो 10 दिन का मौका दे रहा हूँ, 10 दिन में अगर रसूलुल्लाह मेरे सपने में आ गए तो तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। फिर वो बड़ा परेशान हो गया, उसको जेल में डाला था, करीब 10 साल तक उसको जेल में रखा था। तो ये होता है, जैसे आर यू गेटिंग ना, कि मतलब मुगल ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड हैंडेड उन्होंने रूल किया। वो भी औरंगजेब के टाइम में कुछ हुआ था, वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म पे पहुंच गया था, लेकिन वो भी पॉलिटिकल था। उसके में भी बहुत आपको कंट्रोवर्शियल चीजें मिलेगी। वो हिंदू अपने राज्य में हिंदूज को उसने मंदिर के लिए सैंक्शन किया था, पर जो दुश्मन राज्य थे वहां पे जाता था तो वो मंदिर तोड़ता था। तो ये था कि पॉलिटिकली था। तो बहुत अलग अलग इस पे थ्योरीज है, लेकिन ओवरऑल ये है कि इंडिया का जो कल्चर रहा है वो हमेशा सेकुलर ही रहा है, टॉलरेंस ही रहा है। क्योंकि आप देखिएगा क्रिश्चियनिटी सबसे पहले इंडिया में आई, और उस समय का जो कालीकट का राजा था वो पहला बनाने के लिए क्रिश्चियन उस चर्च को दिया। जब पर्सिया में पर्सिक्यूशन चल रहा था ये पर्सियन लोगों के खिलाफ, तो सब भाग के इंडिया में आए। तो अभी भी आप देखिएगा जो टाटाज फैमिली है वो पर्सियन है, दे आर नॉट द मुस्लिम। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि जो ये पर्सियन अलग होते हैं, दे आर द डिफरेंट रिलीजन। और तो कहीं ना कहीं इंडिया ने हमेशा एक शेल्टर दिया है, किसी भी, वो एंशियंट इंडिया से चला रहा है, मुगल में भी था और बाद में भी है। कोई कोई उसमें राजा हाई हैंडेड रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे रहा, पूरी डायनेस्टी नहीं रही है। तो ये चीजें थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। ओवरऑल डिस्कशन यही चला है, इसमें इन्होंने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया है। फिर इन्होंने कहा कि जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 42 अमेंडमेंट उन्होंने किया, अपोजिशन पार्टी आई वो 44 अमेंडमेंट की, और उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया जो उनको अच्छा लगा, जहाँ पे दोनों पार्टी को एक्सेप्टेबिलिटी था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये है कि उस समय कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी था और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को दोनों ने फॉलो किया था। तो अब हम चीज़ों को सडनली चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे है कि इंडिया ने अभी साइन किया है बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे है कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल यूरिडिक्शन एग्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे है कि इसमें यह है कि मेन दिक्कत ये आ रहा है कि कई देश जो हैं वो अपना जो हाई सी है, ओपन सी है, उसमें इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो अपना जो राइट है उसको छोड़ने को नहीं तैयार है। जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे दे हैव द कॉमर्शियल इंटरेस्ट, जैसे फिशिंग होता है, वहाँ पे ऑयल के रिजर्व भी बहुत मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अभी भी कंफ्यूजन है कि वो किसके अंडर में रहेगा। और जितना भी हाई सी का लॉ होता है दैट इज रूल्ड बाय द यूएन क्लॉज, ये यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, एंड दिस इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। एक ही सिंगल इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल लेवल पे जो
कैसे मरीन रिसोर्स को डील करेंगे, मरीन एरिया को कैसे रेगुलेट करेंगे, दिस इज द सिंगल लॉ। इसी के थ्रू हम किसी को भी उसका राइट देते हैं। जैसे माइनिंग आपको एक कॉमन सी में करना है, 200 नॉटिकल माइल के बाद आपका नहीं रहेगा अधिकार, जुरिडिक्शन चला जाता है, लेकिन फिर भी कहीं पे रिसोर्स है आप चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यूएन क्लॉज के थ्रू ही वहां पे बिडिंग होती है। जिस कंट्री को देना होता है यूएन क्लॉज ही कराता है। जो इस एग्रीमेंट का है 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला तो है कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, वो सारे एग्रीमेंट का यही चल रहा है। दूसरा है कि इक्विटेबल शेयरिंग, जैसे अगर 3-4 देशों के साथ बाउंड्री है किसी ओशियन का तो सब में बराबर जाना चाहिए। ये नहीं कि एक स्टेट के बाद बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है सबके सब वही निकाल के लेके जा रहा है। जैसे अब आप कंपेयर कर लीजिए, चाइना है और कंबोडिया है, कंबोडिया के पास नहीं है, या कंबोडिया छोड़िए आप फिलीपींस का एग्जाम्पल ले लीजिए। चाइना के बाद बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, वो कहीं पे भी जाके ऑयल निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी चाहिए ना, उतना अंदर सी के नीचे जाके आप रिसोर्स निकाल रहे हैं। अब फिलीपींस को दे भी दिया जाए राइट तो नहीं निकाल पाएगा। तो टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसको घाटा नहीं लगना चाहिए। अगर आप निकाल रहे हैं ना कुछ शेयर उनसे भी कीजिएगा, क्योंकि उसके भी जुरिडिक्शन में है। इक्विटेबल शेयरिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि शेयरिंग जो बेनिफिट हो, ये नहीं कि टेक्नोलॉजी पीछे है या फंडिंग नहीं है तो वो नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3 लोगों का घर है, उसके नीचे सोने का खान मिल गया। अब सोने के खान तक पहुंचने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए। एक के पास बहुत पैसा, वो पूरा निकाल के थोड़ी ले लेगा, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। और 2 आदमी गरीब है, उनके पास तो 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो वो मशीन नहीं खरीद सकते हैं। तो ये रूल बनना चाहिए कि जब आप निकालेंगे तो उसके एरिया से जो निकालेंगे उसका जो आपकी टेक्नोलॉजी का पैसा लगा वो ले लीजिएगा, बाकी जो बेनिफिट हो रहा है उसको भी शेयर कीजिएगा। ओवरऑल यही कहना चाहते हैं। मैंडेटिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर द हार्मफुल एक्टिविटीज, तो कोई भी आप एक्टिविटीज करने जा रहे हैं तो यूएन क्लास उसके पहले उस पर असेसमेंट करे कि ठीक है आप मरीन रिसोर्स निकालने जा रहे हैं कोई भी चीज, तो उसका मरीन जो स्पीसीज है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। मेनी टाइम्स ऑयल निकालते हैं, ऑयल स्पिलिंग हो जाता है, फैल जाता है, शिप से कई बार लीकेज हो जाता है, तो काफ़ी वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, मरीन इन्वायरमेंट भी तो होता है, वहाँ पे कोरल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द फिश स्पीसीज होते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी कई स्पीसीज गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब आपको देखना होगा, उसके बाद ही यू शुड स्टार्ट। ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। मेन है इसका जो है कि लैक ऑफ क्लियर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि कई देश हैं जो इसके अपने जुरिडिक्शन को ही लेके एग्रीमेंट को तैयार नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हम लोग हमेशा देखते हैं कि चाइना का है, साउथ एशियन नेशन वहाँ पे है, वहाँ पे क्लेम ही कर रहे हैं, चाइना अपना क्लेम पूरा साउथ चाइना सी को कर रहा है। तो वहाँ पे यही डिस्प्यूट है कि क्या एरिया है उसी पे ही एग्रीमेंट नहीं बन पा। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि ये जो लो और मिडिल इनकम है उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे भी होनी चाहिए। जैसे क्लाइमेट चेंज में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि फंडिंग की कमी होती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की होनी चाहिए, वो होने की इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के पहले ये कह रहे हैं कि पहले कैपेसिटी बिल्डिंग कर लीजिए, ताकि हर एक देश बराबर तरीके से रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और श्रीलंका में किस बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता है कि इंडिया के जो मछुआरे होते हैं मछलियां मैक्सिमम हाई लेवल पे करते हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी की यूज करते हैं, तो मैक्सिमम वो निकाल ले जाते हैं। और जो श्रीलंका के मछुआरे हैं वो नॉर्मल नेट फेंक के निकालते हैं, उनके लिए कुछ बचता ही नहीं है। इनके पास हाई टेक्नोलॉजी है, वो जमीन तक वाला लेके जाते हैं, जो सतह पे होती है ना तह तक, वो भी मछली ये लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनका जो शिप है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी का है। आर यू गेटिंग ना? तो वही कह रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब होनी चाहिए, वरना जो स्मॉलर स्टेट है उसके लिए ये डिसएडवांटेजियस रहेगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का बहुत मिसयूज होता है, उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑयल स्पिलिंग का बहुत केस है। एक इन्होंने एग्जांपल दिया कि एक्सप्रेस पोल डिजास्टर श्रीलंका में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो शिप लेके जा रहा था उसमें लीकेज हुआ था और स्पाइल्ड हैजार्डस केमिकल्स भी जो जाते हैं, मानिए सिर्फ बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, केमिकल से लेके आ रहे हैं इंडस्ट्री का, वहां से स्पिलिंग हो गया। स्पिलिंग का मतलब लीकेज हो गया, पूरा वो केमिकल फैल गया समुद्र में। तो एक एग्जांपल ये है, अभी 2021 में ये केस आया था, बहुत सारी मछलियां मर गई थी, पोस्ट पे फोटो तब पिक्चर आता था का पूरा मरीन उस एरिया के काफी लार्ज स्केल पे डेथ हो रहा था। तो इस तरीके का चीज को हम पहले ही देख लें कि आप
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में काम कर रहे हैं और वहां पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। समझ में आ रही है ये चीजें कि हम मिसयूज ना हो जाए इस चीज का, उस पर हमें मेन ध्यान देना है। और कैपेसिटी बिल्डिंग जो स्मॉलर एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कहीं उसका एडवांटेज टेक्नोलॉजी या पैसे होने का जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जिसके पास हाई टेक्नोलॉजी है वो मिसयूज। अगेन दिस इज द सोशलिज्म सेक्युलरिज्म, कल इसको डिस्कस किया ही है तो आप लोगों को क्लियरिटी होगा ही। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, क्या क्या ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू? इंटीग्रिटी, तीन चीज मेन है जो प्रीएम्बल में ऐड किया था। ओके, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है? सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट समझने के पहले ये देखिए क्या होता है, जो हमारा नेचर होता है। एक तो मैं रिलीजियस हो सकता हूँ, एक हो सकता हूँ न्यूट्रल हो सकता हूँ, एक हो सकता हूँ एंटी रिलीजियस हो सकता हूँ। जैसे मैं हो सकता हूँ ऐसे देश भी हो सकता है, देश रिलीजियस हो सकता है, थियोक्रेटिक देश उसको कहते हैं। न्यूट्रल होगा वो सेकुलर होगा। सेकुलर का मतलब ना ही आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और ना ही किसी के खिलाफ काम करेंगे। आप सबको स्टेट जितने भी रिलीजन है इक्वल आई से देखेंगे कि इनको भी अगर आते हैं तो इनको लगता है कि इनको कुछ फंडिंग कर रहे हैं तो आप आएंगे तो आपको भी फंडिंग करेंगे। अब ये नहीं कि इनको सारा फंडिंग कर रहा हूँ उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अगर ट्रीट करना है तो इंडिया का सेकुलरिज्म ऐसा है कि न्यूट्रल है। जो वेस्ट का सेकुलरिज्म वो एंटी रिलीजन है, वो रिलीजन को दुश्मन के जैसे देखता है। इंडिया दुश्मन जैसे नहीं देखता है, वो इक्वल देखता है। आर यू गेटिंग ना? तो ये तीनों में थोड़ा डिफरेंस देखिएगा, रिलीजियस, न्यूट्रल एंड एंटी रिलीजियस। तो इंडिया का जो है वो न्यूट्रल है। दैट स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि रिलीजन को एकदम किनारे दरकिनार कर देगा जैसे वेस्टर्न में किया जाता है। इंडिया में बराबर ट्रीटमेंट सबको होगा। और एक चीज है कि स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा। रिलीजियस को या के लीडर ये नहीं बताएगा रोड यहाँ से बनवाइए, इस तरीके से बनवाइए या स्कूल यहाँ बनवाइए। वो काम किसका होगा? स्टेट का होगा। और स्टेट को अगर लगेगा कोई रिलीजन के कारण कोई इनइक्वालिटी हो रही है, अनटचेबिलिटी हो रही है, बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ज्यादती हो रही है, तो वहां पे लॉ बना के उसको रोक सकते हैं। तो रिलीजन में इंटरफेयर कर सकते हैं। जो पहली बार हमने बात किया था, जैसे जो ये डिबेट चल रहा है सेकुलरिज्म सोशलिज्म पे, पहला डिबेट ये है कि ऐड किया गया तो प्रिएम्बल को ऐड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है कि नहीं। पहला डिबेट तो ये चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। प्रिएम्बल को जो अमेंड किया गया है, पहला माना जा रहा है कि यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पहला लड़ाई इस पे है। दूसरा ये है कि जो सेकुलरिज्म या सोशलिज्म को किया गया है वो नेचर नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, दो लड़ाई है। पहला तो बहुत पहले ही क्लियर हो गया था, 1962 में बेदूबारी केस हुआ था, 1960 में बेदूबारी केस हुआ था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रिएम्बल को भी चेंज किया जा सकता है जब तक हम बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना करें। ठीक है, तो वहां पे क्लियरिटी आ गई थी बहुत पहले ही कि प्रिएम्बल चेंज किया जा सकता है, क्योंकि बेदूबारी नहीं, मैंने गलत बताया। बेदूबारी में ये बोला था कि प्रिएम्बल को चेंज नहीं किया जा सकता है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। जब अगला केस आया 1973 में केशवानंद भारती केस, वहां पे बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया गया। तो वो भी तो 3 साल पहले था, उन्होंने 76 में किया, 73 तक क्लियरिटी आ गई थी। केशवानंद भारती में कहा कि चेंज किया जा सकता है, पार्लियामेंट अमेंडेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल है, केवल पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट का कोई इसमें रोल नहीं होता। ये क्लियरिटी आ गई थी। दूसरा था कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जो है नेचर है कि नहीं, स्टेट का फ्रॉड है कि जबरदस्ती लाके किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंडमेंट के पहले ही सेक्युलर था, अमेंडमेंट के पहले ही सोशलिस्ट था। वो सिर्फ प्रिएम्बल में लिखा नहीं गया था, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये बार बार रिटरेट हो रहा है। पहला जो रिटरेशन आया था कि सेक्युलरिज्म या जो भी सोशलिज्म है वो केशवानंद भारती से स्टार्ट कर दिया था कहना। फिर बाद में बहुत से केस से जाए, जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया, ये बोमई केस, शायद बोमई केस 1994 में था। इसमें इन्होंने बहुत से केस को देखे। अभी जो केस था उसका नाम था सुब्रमण्यम स्वामी, अश्वनी उपाध्याय एंड अदर्स केस। सुब्रमण्यम स्वामी ही कई लोग केस लेके गए थे, ये करीब 50 केस गया था कि हटाना चाहिए। तो मेन में जो है सुब्रमण्यम स्वामी काफी फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे, बीजेपी के लीडर। सुब्रमण्यम स्वामी नाम सुना है कि नहीं सुना है? एक बार जाके आज वीडियो देख लीजिएगा। सुब्रमण्यम स्वामी इज वेरी फेमस अभी तो थोड़े फिर इन्होंने जो केस इन्होंने बात किया है, समंता केस आया था 1900, समंता केस, एक समंता केस आया था, उसमें भी सोशलिज्म को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडिया का नेचर सोशलिस्ट है। बस ये बोला था कि ये वो वाला सोशलिस्ट नहीं है जो यूएसएसआर में है कि एकदम सब कुछ आउटपुट इक्वल कर दें। यहाँ का सोशलिज्म का मतलब है कि इनइक्वालिटी आप कम कीजिए, कास्टिज्म खत्म कीजिए
और यहाँ का इनइक्वालिटी यहाँ का सोशलिस्ट का मतलब है कि स्टेट वेलफेयर चीजें करेगा। वेलफेयर का मतलब कि हर एक आदमी का जैसे बेसिक नीड है कि एजुकेशन हुआ, खाना हुआ, जो और भी बेसिक नीड है आपके हेल्थ हुए, उस पे स्टेट ध्यान देगा। किसी भी आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे नहीं है तो बीमारी के कारण डेथ हो गया। किसी आदमी को इसलिए चीजें नहीं फेस करना पड़ा कि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो पढ़ नहीं पाया। ये सब चीजें होती है ना, तो ये रियलिटी में आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाइए। मतलब ऐसा लेके आइए कि अंबानी का भी बेटा कंपटीशन में बैठे तो उतने ही मतलब फैसिलिटी से बदले जितना कि एक आम जनता का। एक नॉर्मल आदमी को क्या चाहिए? एक रूम चाहिए, एक थोड़ा सा डिसेंट टेबल चाहिए, चेयर चाहिए पढ़ने के लिए। अब अंबानी कितना भी एसी लगा ले, लेकिन यहाँ पे कूलर भी है, काम चलेगा। अब तो मेहनत लगेगा ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया। अरे ना, अपॉर्चुनिटी इतना होना चाहिए। ये कंडीशन नहीं होना चाहिए कि एक आदमी ट्राइबल एरिया में खेती भी कर रहा है, धूप में उसके पास घर भी नहीं है, टेबल भी नहीं है, बुक भी नहीं है, वो पढ़ रहा है। और फिर एक दिल्ली में किसी आईएएस का लड़का पढ़ रहा है कोचिंग में जाके बड़े, और वो कंपटीशन दे रहा है। तो बहुत अनइक्वल अपॉर्चुनिटी हो गया ना। अपॉर्चुनिटी दोनों को कंपटीशन तो सेम दे रहे हैं, पेपर सेम दे रहे हैं, लेकिन उसका कंडीशन अलग है। उसके पास घर नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, वो अपने पिताजी के भी हाथ बटा रहा है जाके खेत में, और वही जो दिल्ली में बैठ के तैयारी करे अलग हो गया। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब आप इतना व्यवस्था कीजिए कि जो बहुत ट्राइबल एरिया में है उसको भी एजुकेशन का उतना ही क्वालिटी का एजुकेशन मिले जो दिल्ली में लोग बैठ के कर रहे हैं। दिस इज द थिंग। तो इंडिया का इक्वालिटी का मतलब यही है। इंडिया का इक्वालिटी, ये सोशलिज्म का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी फैक्ट्री को पूरी कम्युनिटी को दे दीजिए, कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रहा है और सब कुछ आउटपुट एक ही रहेगा। इंडिया का सोशलिज्म का मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक आदमी को पीली शर्ट ही पहनना है, जो मन करे वो करे। नॉर्मल कंडीशन में उनकी फ्रीडम भी रहेगा, लिबर्टी भी देंगे कि आप अपने अनुसार जीजिए भी, लेकिन चीजें इस तरीके से बदतर न हो जाए इनइक्वालिटी की एक आदमी बहुत डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे हो और एक आदमी बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे हो। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिज्म तो है हमारा कोर प्रिंसिपल, बट हमारा यूएस वाला नहीं है, यूएसएसआर वाला नहीं है। जो सोशलिस्ट कंट्रीज है, चाइना, इन सबों का नहीं है, हमारा बहुत अलग है। हम बस इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब ये होता है कि एक सोसाइटी जहाँ पे हर एक आदमी का पोजीशन सेम हो, स्टेटस सेम हो, और अपॉर्चुनिटी का जो मौका हो वो सेम हो, और बेसिक नीड सबको पूरा हो जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें हो जाए, एक नॉर्मल लाइफ जिए, ये सब चीजें हो। क्लियर हो रही है इंडिया का तो बहुत से केस है, समंता केस है, उसमें भी लास्ट न्यूज ये करते हैं। इसके बाद वाले न्यूज स्पोर्ट्स न्यूज है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सिर्फ याद करना है। ये वाला बस देख लीजिए कि संभल मॉस्क को लेकर लड़ाई चल रही है। 3 दिन पहले दंगा हुआ है, टोटल ऑफ डेथ जो है 5-6 लोगों का डेथ भी हो चुका है अभी तक। तो वो है कि जो मस्जिद है दैट इज द 16th सेंचुरी में किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था, और बाबर का एक मेन कमांडर था, वो बनवाया था। वही जाके ये बाबरी मस्जिद अयोध्या वाला भी बनवाया था। ठीक है। अब मेन यहाँ पे ये चल रहा है कि द क्लेम इज दैट कि ये जितनी भी मंदिरें हैं, जैसे हम ज्ञानवापी में भी देख रहे हैं, मथुरा में भी देख रहे हैं, सब पे क्लेम यही है कि दे ऑल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द हिंदू टेम्पल। अब जो संभल है उसको भी प्रोटेक्टेड नेशनल मॉन्यूमेंट के अंदर में लाया गया। बाबर ने बनाया था। बाबर का जो जनरल था मीर हिंदू बेग था। ये शायद कन्वर्ट था, पहले हिंदू था, इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था और कट्टर बन गया था कन्वर्ट होके। तो वो शायद तोड़ के बनवाया था। ये भी डिबेट है कि मुगल टाइम में भी बना था। ठीक है। अब ये है कि वो वहां पे जो टेम्पल था दैट वाज द हिंदू टेम्पल, और वहां पे जो मेन डीटी थे दैट वाज द विष्णु। विष्णु का जो वराह अवतार था, आई थिंक उसका 10th अवतार कल्कि, अच्छा वराह नहीं था, कल्कि अवतार था, उसका वहां पे स्टैचू लगा हुआ था। अब ये है कि 1991 में पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट ला दिया था। जब बाबरी मस्जिद गिरा दिया गया, जब उसका डिबेट बहुत हाई चला गया, तो गवर्नमेंट डर गई। उस समय लगा कि अब तो हर मस्जिद पे क्लेम होगा, अब पूरे दंगे ही दंगे होंगे। तो उन्होंने एक लॉ बनाया 1991 में, दैट वाज द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस लॉ में उन्होंने ये कहा कि जो भी कंडीशन किसी भी रिलीजियस प्लेस का 1947 में जब हम आजाद हुए, वो उसके पहले क्या था वो नहीं देखा जाएगा। 1947 में अगर वो गुरुद्वारा था तो गुरुद्वारा रहेगा, चर्च था तो चर्च रहेगा, अगर वो टेम्पल था तो टेम्पल रहेगा, मॉस्क रहेगा तो मॉस्क रहेगा। वो 1947 जब हम आजाद हुए थे, उस दिन जो उसका कंडीशन होगा उसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। उसके पहले आप हिस्ट्री में नहीं जा सकते, क्योंकि हिस्ट्री जाएंगे तो फिर आप
मस्जिद के पहले मंदिर था, मंदिर के पहले स्तूप था, स्तूप के पहले क्या था, क्या क्या लड़ाई होगी, आप खोदते जाएंगे कुछ ना कुछ मिलते जाएगा, कुछ ना कुछ उसके पहले तोड़ा होगा या घर रहा होगा। तो उन्होंने कहा उसके पहले हम नहीं जाएंगे, 15 अगस्त को ही देखेंगे, उसका जो नेचर होगा बस उसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। और उस कंडीशन में, क्योंकि बाबरी मस्जिद का केस पहले ही हो गया था, तो उसको हमने एक्सेप्शनल दे दिया कि इसका केस आप लड़ लीजिए, इसका पहले का देख के जैसे प्रूफ करना है कीजिए। लेकिन अब 1991 के बाद कोई भी केस आएगा तो उसमें पहले देखेंगे कि उसका नेचर 1947 में क्या था, 15 अगस्त को, अगर वो जो भी रहा हो हम वही मानेंगे, उसके पहले हम सर्वे पे नहीं जाएंगे। अभी तो हो रहा है कि हर चीज पे सर्वे कराना है, तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मना कर दिया है कि पहले नहीं, ऐसे लड़ने जाए तो हर आदमी के पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, तो आप बहुत बैक में नहीं जा सकते हैं। अब लड़ाई इसलिए हो रहा है कि तो सोल्यूशन हो जाना चाहिए जब एक्ट बन गया। लेकिन ये है कि अभी जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, जो फाइनल वर्डिक्ट के टाइम पे ही जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ओरली, रिटन में कुछ नहीं बोला, ओरली बोला कि ठीक है 1947 में प्लेस ऑफ जो वर्शिप एक्ट है वो ये बोला है कि जो नेचर रहेगा, नेचर रहेगा, रिलीजियस नेचर रहेगा वो मानेंगे। अब वो कह रहे रिलीजियस नेचर भी तो अलग अलग हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे जो बनारस वाले में ये है कि वो कह रहे तहखाना था, उसमें तो पूजा हम हमेशा से करते आ रहे हैं, 1947 क्या अभी भी पूजा होता है, जाके पुजारी करता है, हो गया ना वो। तो वो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं नेचर ही रहा है, मतलब अब ये प्रूव करने की कोशिश किया जा रहा है कि हम कंटिन्यूअसली उसमें पूजा करते आ रहे हैं। जैसे हर जगह पे यही है कि हम इस पे नहीं कर रहे हैं कि 1947 के पहले क्या था या बाद में क्या था, वो ये प्रूव करने को कह रहे हैं कि वहां 1947 से आप ये देखिए कि उसका नेचर हिंदू ही रहा है। तो इसी बात को लेकर डिबेट काफी ज्यादा बढ़ गया। अब कहीं पे भी आप घुस के उसके दीवार पे भी पूजा कर दे तो ये प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे कि नेचर यही था। मतलब कोई मास्क है, किनारे आप कहीं पे भी पेड़ तुलसी का लगा दीजिए, पूजा कर लीजिए, तो आप ये प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे ना कि रिलीजियस नेचर तो हिंदू है, क्योंकि किनारे तो पूजा हो रहा है। तो इसी को लेके सब जगह इसी पे लड़ाई चल रहा है और डिबेट इसी पे चल रहा है, वरना ये सॉल्व हो गया था। अगर प्लेस ऑफ जो नेचर, ये इनका जो स्टेटमेंट था वो नहीं आया होता तो ये एक्ट ने सॉल्व कर दिया था इशू को। नेक्स्ट न्यूज ये है कि कुछ जितने भी दुनिया में ट्राइबल कम्युनिटी रही है, आप दो कॉन्टिनेंट को छोड़ दीजिए, अफ्रीका एंड इंडिया, जो हमारा एशिया वाला है, एशिया का खासकर साउथ एशिया, मैक्सिमम एरिया में उन्होंने गायब कर दिया जो वहाँ के लोकल्स थे ट्राइबल। आप देखिए रेड इंडियंस नहीं मिलते हैं यूएस में, किसी को देखा है? मैक्सिमम ये ब्रिटेन वाले जो जाके बसे हैं वही है, ट्रम्प से लेके या कोई भी, सब इनका ओरिजिन यूरोप में है ना, या मैक्सिमम दूसरे कंटिनेंट से गए। लोकल्स रेड इंडियंस बहुत माइन्यूट है। सेम केस हुआ है ऑस्ट्रेलिया में भी, गायब कर दिया एकदम। उन लोगों ने मास किलिंग किया था जब ये लोग एंट्री मार रहे थे किसी भी कॉन्टिनेंट में, तो देयर वाज द मास किलिंग। लेकिन इंडिया में या अफ्रीका में ये लोग, इनको ये पता था कि वहां बसने नहीं जा रहे हैं, तो वहां पे बस रिसोर्स एक्सप्लॉइट करके जाना था, तो वहां मास किलिंग नहीं किया, बस उन्होंने कैसे भी किया कि कंट्रोल कर दें। लेकिन जहां जहां इनको बसना था लोकल्स को इन्होंने एकदम वो कर दिया, एलिमिनेट ही करने की कोशिश किया। तो वही है कि अब इन लोगों को धीरे धीरे ज्ञान आ रहा है। अब यही लोग हैं आजकल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो इनसे लोग बोलते हैं कि आप लोग भी जब स्टार्टिंग किए थे अभी तो ह्यूमन राइट्स की बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मास किलिंग तो आप ही लोगों ने किया। यूएस बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करता है कि इराक में ऐसा है, अफगानिस्तान में ऐसा है, लेकिन वो खुद की हिस्ट्री निकाले तो सबसे ज्यादा जो मास किलिंग है उन्होंने ही किया है जब वो एंट्री मार रहे थे यूएस में। अभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़िएगा कि पूरा का पूरा, जैसे नहीं होता है कि पूरे गांव को मार देते थे जाके, जिस जहां पे भी एंट्री जाते थे, जहां पे विरोध होता था, एक पूरा का पूरा रीजन खत्म कर रहे थे। आप देखिएगा जब इसमें पढ़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे थे और पूरा का पूरा रेड इंडियंस विरोध कर रहे थे, पूरे रेड इंडियंस को मारते जा रहे थे। दैट वाज द कंडीशन। तो यही है कि जो अभी अपने आप को बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स के वो एडवोकेट बनते हैं, जैसे स्वीडन हुआ, नॉर्वे हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने मास किलिंग किया। अब उनकी पार्लियामेंट एक्ट पास कर रहा है और एक लीगल तरीके से माफी मांग रहे हैं कि हाँ हमने, क्योंकि 1980 तक इन्होंने लॉ लगाया जहाँ पे उन लोकल जो वहाँ के नेटिव्स थे उनके लैंग्वेज पे अपना लैंग्वेज इम्पोज किया, उनको जबरदस्ती लाके अपने कैंप में पढ़ाते थे कि इस तरीके से पढ़ो, आपका एजुकेशन अच्छा नहीं। जैसे हम लोग भी तो ज्ञान देते रहते हैं कि ट्राइबल एरिया में हम अपना एजुकेशन लेके जाएंगे, लेकिन ये होता है कि आप उनका कल्चर खत्म कर देते हैं ना, उनका भी तो अपना सेल्फ कल्चरल प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का राइट होता है। तो उसी को लेके फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इन सभी ने कंटिन्यूसली एक्सेप्ट किया है, सभी लॉ लेके आ रहे हैं। और वहाँ की जो ट्राइबल है जैसे सामी है ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत से ट्राइबल कम्युनिटी का नाम देके रखा है। यॉकिंग है, ये लोग ऊपर यॉकों की फार्मिंग करते थे या उनको चराते थे, वहाँ पे यॉकी होते हैं ना, जैसे हमारे वहाँ बैल
या भैंस होते हैं, तो वहां पे ये सब को इन्होंने सब पे रोक लगा दिया था, यहाँ तक कि यॉकिंग पे इन्होंने बैन कर दिया था। क्रिश्चियन मिशनरी को भेजते थे ज्ञान देने के लिए कि उन्हें कन्वर्ट कीजिए और उनका जो रिचुअल्स है वो हटा के जो क्रिश्चियनिटी का रिचुअल्स है वो लाइए। तो सारा कन्वर्जन यही लोग किए हैं। अभी जाके और देशों में होता है तो कहते हैं अरे अच्छे यहाँ की माइनॉरिटी को आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। इंडिया पे भी कमेंट आता था, अभी हम ही देखा यूएस कमेंट कर रहा था, लेकिन खुद इनके वहाँ दैट हैज बीन डन ऑन द मास स्केल। तो उसी को कुछ एक्सेप्ट करते हैं, जैसे स्वीडन नॉर्वे ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, अपना पास भी कर रहे हैं कि जितना भी अब वहाँ के नेटिव है उनको प्रॉपर तरीके से सीट देंगे, उनका एजुकेशन प्रिजर्व करेंगे। इस आर्टिकल में यही बात हुई है। इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है कि कब किसको मारा और भी जो लॉ है और आगे ये क्या करने जा रहा है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सो हियर आई विल कंक्लूड सेशन। आगे स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स वाला आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।